दिसंबर 2019 वो समय जब कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर में हुई। देखते ही देखते इस वायरस ने भारत सहित पूरी दुनिया में अपना कहर बरसाना शुरू किया। इससे पहले लोगों ने कभी देखी नहीं होगी इस तरह की आपत्ति दुनिया भर में शुरू हो गई। पूरी दुनिया दरवाजे के पीछे बंद हो गई और इसका परिणाम सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े उद्योजकों तक सबको झेलना पड़ा। लोगों की नौकरियां छूटी, पूरी अर्थव्यवस्था इस खतरे से बुरी तरह से प्रभावित हुई। कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाबी मिली, पर इस आपत्ति के कारण बड़े बड़े उद्योगपति चौपट हो गए। लेकिन एक ऐसा उद्योजक था जिसके आर्थिक और व्यावसायिक स्तर इतने रफ्तार से आगे बढ़े कि वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। जिस समय दुनिया के अन्य उद्योग समूहों ने घुटने टेक दिए थे, उस समय अदानी समूह की संपत्ति में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही थी। जिस समय अन्य कंपनियां बिजनेस पाने के लिए जूझ रही थी, उस समय एक के बाद एक केंद्र और राज्य सरकारी कंपनी के अगणित प्रॉफिट देने वाले प्रोजेक्ट अदानी समूह को मिल रहे थे। आपको क्या लगता है, यह सब अदानी के उच्च गुणवत्ता के कारण हो रहा है या उसकी कंपनी के सर पर किसी का आशीर्वाद है? इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च कुछ पेजेस का रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसके कारण अदानी समूह के शेयर्स में गिरावट आती है। इस रिपोर्ट के कारण चारों तरफ से अदानी को टारगेट किया गया और अदानी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगे और मोदी और अदानी के रिश्ते को लेकर बहुत चर्चा हुई। खासकर राहुल गांधी ने लगाए आरोपों की। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर करता है। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन करते हैं। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 हवाई अड्डों को प्राइवेटाइज करने के प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। फरवरी 2019 में सरकार के नजदीकी अडानी समूह को पीपीपी मॉडल के तहत लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद, मैंगलोर और गुवाहाटी में 6 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये खबर ध्यान देने वाली इसीलिए है क्योंकि अडानी समूह के पास हवाई अड्डों के संचालन या प्रबंधन का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पे कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। दरअसल इससे कुछ सवाल सामने आते हैं। राजनीति और व्यापार के बीच क्या संबंध होते हैं? क्या व्यापार या व्यवसाय करने के लिए राजनेताओं का सहारा लेने की जरूरत है? क्या केवल राजनीति के लिए व्यापारियों की जरूरत है? ये वीडियो उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला होगा जो कहते हैं कि हम अपने निजी व्यावसायिक जीवन में अपना काम कर रहे हैं और हमारा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीति को समझे बिना अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं। कुछ सालों पहले का विषय है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी। हेल्थ रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य ने दावा किया था कि तंबाकू के उपयोग से हेल्थ पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं होता। इस बात की खूब चर्चा हुई और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे हंसी का विषय बनाया। पर असल में यह स्टेटमेंट बड़ा गंभीर मुद्दा था, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट देने वाला स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बीजेपी के सांसद श्यामाचरण गुप्ता थे, जिनका बीड़ी का कारोबार है और जिसका लगभग 350 करोड़ के आसपास टर्नओवर था।
खुद का बीड़ी कारोबार होने के कारण वो सांसद संसद में साबित करना चाहते थे कि बीड़ी से शरीर पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं होता। दरअसल इस घटना से पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में उद्योगपति और व्यापारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आई और इसी से कुछ और बातें भी सामने आई कि जहां पर देश के लिए जटिल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं, मतलब पार्लियामेंट में, वहां पर व्यापारियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है। एनडीए के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंबुमनी रामदास ने आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत की बीड़ी लॉबी का एक हिस्सा राजनेताओं के द्वारा नियंत्रित है। वे आगे कहते हैं कि मैं खुद भी तंबाकू लॉबी का शिकार रहा हूं। जब मैं सिगारेट और बीड़ी के पैकेट पर सचित्र अधिसूचना लाया था, तब उन्होंने हमें चुनाव में हराने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। देश स्वतंत्र होने के समय भारतीय संविधान सभा ने इस विचार से संसद का गठन किया था कि संसद मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जगह बनेगी। लेकिन जो स्थिति मैं बताने जा रहा हूँ उसे देखकर ऐसे लगता है कि संसद लोगों का नहीं बल्कि व्यवसायी और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने की जगह है। ये लोग अपने व्यावसायिक फायदे को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद के भीतर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं और इस प्रभाव से वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। देश की मॉडर्न डेमोक्रेसी में जटिल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स तैयार करने की जिम्मेदारी और अधिकार पार्लियामेंट को दिए हैं, जिसके आधार पर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को अपना बिजनेस मैनेज करना होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए सदस्य तय करेंगे कि व्यवसाय किन नियमों के आधार पर चलेंगे। इन नियमों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स, इसके लिए स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाती है जिसके सदस्य सांसद होते हैं। वास्तविकता ये होती है कि इन कमिटीज द्वारा बनाए गए कानूनी ढांचे व्यवसायियों के लिए उनके प्रगति में बाधा होते हैं। इसके लिए पावरफुल बिजनेस ग्रुप्स इन कमिटीज को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। सबसे पहले ये लोग अपने या अपने हितचिंतकों द्वारा पार्लियामेंट में अपने व्यवसाय की प्रतिनिधि शक्ति को बढ़ा रहे हैं। एक ऐसी प्रतिनिधि शक्ति जो व्यवसाय को अभय देकर उसकी वैधता को बढ़ाती है। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि किसी वस्तु या किसी चीज का व्यापार करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उद्योजक इस रूल्स और रेगुलेशंस में अपने हिसाब से छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अपने संसद के प्रतिनिधि शक्ति का इस्तेमाल देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपने व्यवसाय को और ज़्यादा सक्षम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस हिसाब से कानूनों को आकार दिया जाता है। तीसरा, कानून बनाने वाली संसदीय समितियों में मौजूद उस विशिष्ट कानून को आकार देने वाले संबंधित अधिकारियों और सांसदों की पैरवी की जाती है और इसके लिए दोनों तरफ से अपने अपने हितों की रक्षा के लिए डील होती है। नेशनल सोशल वॉच की सिटीजन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख मिलता है कि इन संसदीय समितियों में हितों की टकराव और गुटबाजी एक गंभीर मुद्दा बन गया है। कई पत्रकारों ने अपनी राय इस रिपोर्ट में दी है। इसमें एक उदाहरण का जिक्र है। 2009 में आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य ने हाईवेज के रिगार्डिंग प्रश्नों को बार बार उठाया क्योंकि उस सदस्य की निजी कंपनी नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ के साथ काम करना चाहती थी। उद्योगपतियों को सत्ता से जुड़े रहने का एक और फायदा भी होता है। व्यवसाय से संबंधी रूल्स और रेगुलेशंस और उससे पड़ने वाला व्यवसाय पर प्रभाव, इससे संबंधी सूचनाएं और जानकारियां पहले ही पता चल जाती है। इस रिपोर्ट में कर्नाटक के एक पूर्व सांसद का स्टेटमेंट भी दर्ज है। वो सांसद कहते हैं कि आप पॉलिसी को निर्देशित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी कानून का मसौदा तैयार होने पर फाइनल चेकिंग के लिए कमेटी के पास चला आता है और इसके बाद फाइनल डिसीजन उनके हाथ में चला जाता है। सरकारी प्रशासन भी कमेटी के वश में है। वो किसी भी नौकरशाह को बुला सकती है। नौकरशाह उनके वश में है। आज जिसे हम भगोड़ा मानते हैं,
जो करोड़ों का कर्जा डुबोकर विदेश भाग गया, वो विजय मल्ल्या भी राज्यसभा सदस्य रहते हुए 3 स्थायी समितियों पर काम कर चुका है और इन तीनों क्षेत्रों में उसके व्यापारी हित थे और वो अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस स्थान का उपयोग कर रहा था। कर्नाटक के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन कुपेंद्र रेड्डी ने 2013 में रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट बिल को पास करने वाली चयन समिति में काम किया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में शफीर रहमान ने इस बात की पुष्टि की है कि स्टैंडिंग कमेटी, चाहे वो हेल्थ पर हो या फाइनेंस पर या उद्योग पर, इसमें व्यावसायिक प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर है। वे आगे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस पर बोलते हैं कि ये 31 सदस्यीय कमेटी असल में एक उद्योग है। इसमें जाने माने नाम जैसे कर्नाटक के पूंजीपति राजीव चंद्रशेखर, महाराष्ट्र के उद्योगपति विजय दर्डा, सांबाशिव रायपति और आंध्र प्रदेश के उद्योगपति मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, परफ्यूम व्यवसायी बदरुद्दीन अजमल, आंध्र प्रदेश के कपड़ा निर्माता गिरीश कुमार सांघी जैसे जाने माने बिजनेसमैन शामिल है। उद्योग समिति में भी 1/3 सदस्य व्यवसाय और उद्योग से संबंधित है। इसके अलावा फिक्की, CII और असोचाम जैसे पावरफुल एसोसिएशंस ने सार्वजनिक नीति निर्माताओं के साथ संबंध स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों को कानून और उससे संबंधी नियम बनाने की प्रक्रिया से दूर क्यों नहीं रखा जाता। एक बार प्रयत्न अवश्य हुआ था। 2008 में इस विषय की जांच के लिए देव समिति का गठन किया था। देव समिति ने खुलकर इस विषय पर अपनी टिप्पणी दी थी कि यदि किसी सदस्य का किसी मामले में व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध होगा तो उसे इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए, पर लोकसभा ने इसे अस्वीकार किया। देखिए, ये फैक्ट हम संसद यानी देश के सर्वोच्च स्तर के बारे में बता रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उद्योगपति ज़्यादातर राज्यसभा के माध्यम से राजनीति में अपना प्रभाव का उपयोग करते हैं। इसके लिए उनको सीधा सामान्य जनता से वोट की अपील नहीं करनी पड़ती। और दूसरी बात, इसमें व्यवसायी, उद्योगपति और पॉलिटिकल पार्टी दोनों के हित साधे जाते हैं। जैसे आप हमारी पार्टी को फंडिंग करिए, हम कानून व्यवस्था और माहौल को आपके अनुकूल बना देते हैं। ये हो गई संसद यानी सर्वोच्च स्तर की बात। राज्यों में यह स्थिति कैसी है? देश के सभी राज्यों के विधानसभा में व्यवसाय या व्यापार से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ये तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखती है। विधानसभाओं में राष्ट्रीय संसद की तुलना में ज़्यादा प्रतिनिधि व्यापार से संबंधित है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में इसका प्रमाण कम है, लेकिन विशेष रूप से गोवा और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। ये लोक प्रतिनिधि चाहे सांसद हो या MLAs अनेक तरह के उद्योगों से संबंधित है, जैसे तेल के ठेकेदार, सहकारी तत्वों से संचालित संस्था से संबंधित उद्योग, रियल एस्टेट से संबंधित बिल्डर्स, प्रोप्राइटर्स, डेवलपर्स या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। पॉलिटिकल पार्टीज को व्यवसायी और व्यापारियों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारा देश विस्तार में बहुत बड़ा है। यह लोग किसी एक पक्ष को पूर्णतः समर्थन नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टी चलानी है तो पैसों की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं को संभालना है, इलेक्शंस लड़ने हैं तो पैसा चाहिए। ये व्यापारी पार्टी के लिए अलग अलग तरीकों से धन जुटाते हैं। जो पार्टियां छोटी होती है या क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाली होती है, उन्हें पैसों के लिए उद्योगपतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। वो उद्योजक जिनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर है, वे राष्ट्रीय पार्टियों के साथ होते हैं, जैसा बीजेपी और कांग्रेस के साथ। पर जो मध्यम स्तर के व्यापारी है, वे अपने अनुकूलता के हिसाब से छोटी पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ होते हैं, और ऐसी पार्टियां बड़ी संख्या में इन व्यवसायियों को प्रवेश देती है।